हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे हिंदी का पेपर लेके आए हैं। जो कि आपका हिंदी का पेपर होगा ना, ये 100 नंबर का हिंदी का पेपर रहेगा। कितने नंबर का रहेगा भाई साहब? आपका 100 नंबर का हिंदी का पेपर रहेगा। तो 100 में से आप इतना टारगेट कीजिए कि 95 आपका नंबर स्कोर हो जाएगा। कुछ नहीं रहता यार हिंदी में, केवल आपको छापना रहता है। हिंदी में जाके हिंदी का जो पेपर रहेगा ना, केवल आपको छापना रहेगा और आपको केवल केवल छापना है और कुछ करने की जरूरत उसमें नहीं है। ना ज़्यादा आपको दिमाग लगाना है, ना कुछ करना है, केवल केवल जाकर आपको बोर्ड परीक्षा में छाप देना है हिंदी का। तो ये जो पेपर है ना 2022 का, जो 2022 पिछले साल का पेपर हुआ था, 302 DQ ये पेपर कोड है। तो इसमें मैं आपको सोल्यूशन करवाने वाला हूं, तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यार। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिएगा, ठीक ना, हिंदी के लिए। और 100 नंबर का क्या रहेगा? आपका पूर्णांक रहेगा। 100 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होता है, जिसमें 2 खंड रहते हैं, खंड क और खंड ख। खंड क भी 50 अंक का रहेगा, खंड ख भी 50 अंक का रहेगा। जो सॉल्व करना रहेगा सॉल्व करवा देंगे। जो आपका जैसे कि आपका गद्यांश पद्यांश है, उसके रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। बहुविकल्पी हर एक चीज करवा देंगे। व्याकरण वगैरह सब मैं करवाता चला जाऊंगा विस्तार से, हर एक चीजें मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। और ये सामान्य हिंदी का पेपर है आपका, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए पेपर है। और 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। और इसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरे पूरे प्रश्नों को क्या करना रहेगा? सॉल्व करना रहेगा। हर एक प्रश्न इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर मैं टिक करवाने वाला हूं और उन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। क्लियर है? चलिए, सर्वप्रथम अगर देखिए तो आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कितने मिनट का टाइम दिया जाए भाई साहब? आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आराम से आप 15 मिनट में प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। क्लियर है? सबसे यहाँ पे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न शुरुआत होगा। बहुविकल्पी प्रश्न आपका 10 आते हैं। कितने आते हैं? 10। कितने अंकों के? 10 अंकों के 10 बहुविकल्पी प्रश्न आपके आते हैं। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दोनों के दोनों क्या रहते हैं? बहुविकल्पी रहते हैं और 5-5 अंकों के बहुविकल्पी होते हैं। प्रश्न नंबर 1 5 अंक का बहुविकल्पी 5 रहेगा और प्रश्न नंबर 2 5 अंक का बहुविकल्पी 5 अंकों का रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले खंड क रहेगा। खंड क और खंड ख में पूरा पूरा व्याकरण रहेगा विथ संस्कृत। संस्कृत के साथ साथ व्याकरण पूरा खंड ख में रहेगा। और खंड क में पूरा आपका बहुविकल्पी रहेगा, खंड काव्य रहेगा और उधर सारांश लिखने के लिए देता है। और साथ ही साथ जो आपका ये रहता है, क्या बोलते हैं, गद्यांश पद्यांश और जीवन परिचय पूरे पूरे आपके खंड क में रहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पहला का है, वासुदेव सरल अग्रवाल की कृति कौन सी है? वासुदेव सरल अग्रवाल की कृति है, इसमें से कौन सी वासुदेव सरल अग्रवाल की कृति है? ये है 302 आपका DR पेपर सेट है। क्यों? कौन सा? ये DQ पेपर सेट है। कौन सा है आपका? DQ पेपर सेट है, जो कि पेपर सेट नंबर 2 है, ठीक है ना। कौन सा है? DQ। तो यहाँ बताना है वासुदेव सरल अग्रवाल, वासुदेव सरल अग्रवाल की कृति इसमें से कौन सी है? मेरी असफलताएं, माता भूमि, या आधे अधूरे, या फिर आखिरी चट्टान। तो वासुदेव सरल अग्रवाल की जो इसमें से कृति है वह है आपका राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा? बी, माता भूमि। माता भूमि किसकी है? माता भूमि आपकी है। किसका? वासुदेव सरल अग्रवाल जी की कृति है। किसकी है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी की कृति है। लेकिन मेरी असफलताएं पहला वाला किसकी है? तो लिख लीजिए, बाबू गुलाब राय की। किसकी है? बाबू गुलाब राय की है। बाबू गुलाब राय जी की है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर आप बहुविकल्पी तैयार कर लीजिए, काम खत्म। मेरी असफलता किसकी है? बाबू गुलाब राय की, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सेकंड वाला तो ये माता भूमि किसकी है? वासुदेव सरल अग्रवाल की है। और थर्ड वाला क्या है आपका? वो है आधे अधूरे। आधे अधूरे किसकी है? मोहन राकेश की है। किसकी है? मोहन राकेश की है। किसकी है? मोहन राकेश की है। और यहाँ पे चौथा वाला है आखिरी चट्टान। तो आखिरी चट्टान किसकी है? तो लिख लीजिए, ये भी किसकी है? ये भी मोहन राकेश की है। किसकी है? मोहन राकेश की है। तो याद रखिएगा, मेरी असफलता कृति किसकी है? बाबू गुलाब राय की है। और आधे अधूरे किसकी है? आधे अधूरी किसकी है? मोहन राकेश की है। आखिरी चट्टान किसकी है? ये भी मोहन राकेश की है। लेकिन वासुदेव सरल अग्रवाल
द्वारा जो कृति है वो क्या है, आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान किसकी है, यह डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल की थी है। डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल का जिन परिचय आता है, मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट जाके इनका जीवन परिचय तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वाला जीवन परिचय है। यह स्कीम स्टडी यूनिक क्या है, जो आपका क्वेश्चन है उसके जितने बहुविकल्पी रहेंगे इनका सारे के सारे आंसर भी मैं बताने वाला हूँ। हर एक का आंसर मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है ना, ढूंढ के लिखा हूँ, समझ लीजिए, ढूंढ के लिखा हूँ, और कितना इंपॉर्टेंट है अब आपको पता ही है। अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी डॉक्टर हजारी प्रसाद की रचना है। यानी कि 3 रचनाएं इसमें से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, और केवल एक ही ऐसी है जो कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यदि आपको जीवन परिचय आता रहेगा और उनकी कृतियां याद रहेगी, रचनाएं याद रहेगा, तो आप राइट टिक तो मार देते। अब जब आपको याद ही नहीं है तो आप कैसे टिक करेंगे। तो जो इसमें से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है वो कौन सी नहीं है, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि इसमें से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका यह किसकी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। याद कर लीजिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन सी है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगर 3 इसमें से ढूंढ लिए कि कौन कौन सी है तो राइट आंसर आपको मालूम हो जाएगा। देखिए कैसे, मेरे विचार और वितर्क ये किसकी है, तो यह भी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। मेरे विचार और वितर्क किसकी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। साहित्य का मर्म भाई साहब किसका है, तो साहित्य का जो मर्म है यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब बचा बिल्ले सुर बकरियां, यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अब कहेंगे गुरुदेव यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो भाई साहब किसका है फिर ये किसका है, तो यह निराला का है। किसका है, निराला का है। निराला का कौन सा है, विल्लेसुर बकरिया किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन है, विल्लेसुर बकरिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन कौन सी नहीं है, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, साहित्य का मर्म, ये तीनों किसकी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। और विल्लेसुर बकरिया किसकी है, निराला जी की है। अब याद हो गया होगा। उसके बाद ग वाला यहाँ पे क्वेश्चन है। ग वाला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। अब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की इसमें से रचना बताना है, कौन सी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी इसमें से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की नहीं है, उसके बाद राइट आंसर निकल जाएगा। लास्ट में देखिएगा, सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, ये किसकी रचना है, लिख लीजिए, धर्मवीर भारती की। किसकी है, धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती की कौन सी है, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी है, धर्मवीर भारती की है। मैंने सिल पहुंचाई किसकी है भाई साहब, डॉक्टर विद्या श्रीनिवास की। किसकी है, डॉक्टर विद्या श्रीनिवास की है। डॉक्टर विद्या श्रीनिवास की कौन सी है, तो वो है मैंने सील पहुंचाई। और आलवाल किसकी रचना है, तो अज्ञेय जी की है। किसकी है, अज्ञेय जी की कौन सी है, आलवाल रचना है। किसकी है, अज्ञेय जी की है। अज्ञेय जी की किसकी रचना है, आलवाल है। सूरज का 7वां घोड़ा किसका है, धर्मवीर भारती का है। मैंने सील पहुंचाई किसकी है, डॉक्टर विद्या श्रीनिवास की है। अब इसमें से अब आपको बताना है कि मेरे विचार किसकी है, तो मेरे विचार याद रखिएगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। मेरे विचार किसकी है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे घ वाला क्वेश्चन है। घ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अग्नि की उड़ान किसकी है, अग्नि की उड़ान किसकी है, तो अग्नि की उड़ान के पुस्तक रचनाकार एपीजे अब्दुल कलाम है। छाप लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किसकी है, ये है अग्नि की उड़ान। पुस्तक रचनाकार कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कमेंट बॉक्स में छापिएगा जय हिंद छापिएगा, क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत कुछ भारत के लिए किया है और एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही अच्छे और प्यारे व्यक्ति थे और हमारे महान भारत के महान वैज्ञानिक थे। इसलिए इनके इस महान काम पर आपको जय हिंद कमेंट बॉक्स में छापना है। भारत माता से प्यार करते हैं ना यार, ये विद्यार्थी हैं यार, आप छाप देंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद अंग वाला क्वेश्चन है, फणवीश्वर नाथ रेणु
की कृति कौन सी है? ठुमरी। किस विधा पर आधारित है? भाई साहब फणीश्वर नाथ रेणु की एक कृति है। कौन सी कृति है? ठुमरी है। यह किस विधा पर आधारित है? क्या यह एक यात्रा संस्मरण है, या यह एक उपन्यास है, या फिर एक कहानी है, या फिर यह एक रिपोर्टाज है? तो याद रखिएगा, जो यहाँ पे कृति ठुमरी है, जो यहाँ पे क्या है? कृति ठुमरी है, यह एक कहानी संग्रह है। यह क्या है? कहानी संग्रह है। याद कर लीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा ठुमरी। फणीश्वर नाथ रेणु की कृति जो है ठुमरी, यह एक कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पिछले 5 बहुविकल्पी सॉल्व कर लिए, और जो भी और उनसे इंपॉर्टेंट बनते थे उसको भी मैं करवाता चला गया। तो सोचिए कितना मैं यूनिक करवा रहा हूँ केवल आपके लिए। ऐसा वीडियो आप बता दीजिए कि यूट्यूब पे कहीं मिलेगा क्या? अगर मिल जाएगा तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। भाई साहब हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूँ। हिंदी में है ही क्या यार, कुछ खत्म पावा है यार, हिंदी में कुछ नहीं है इसमें। बस आपको थोड़ा सा यार मतलब पढ़ लेंगे ना, आपका तैयार हो जाए, कुछ है नहीं इसमें। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं हिंदी बहुत बड़ा तोप है, तो तोप कहाँ है भाई साहब? हिंदी भैया हम लोग भारत में पैदा हुए हैं, मातृभाषा हमारी हिंदी है, तो आपको हिंदी क्यों नहीं आएगा ये बताइए? आपको हिंदी तो आनी चाहिए ना, आपको हिंदी आनी चाहिए। हिंदी में कुछ नहीं है भाई, पढ़ लीजिए याद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे दूसरा वाला बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग करेंगे। देखिए दूसरा वाला बहुविकल्पी का दूसरा का क्या है यहाँ पे? रस कलश किसकी रचना है? भाई साहब रस कलश आप बताइए किसकी रचना है? रस कलश किसकी रचना है? रस कलश किसकी रचना है? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत का, या जयशंकर प्रसाद का है? तो रस कलश किसकी रचना है? रस कलश जो रचना है इसका प्रकाशन हुआ था 1904 ईस्वी में। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। याद कर लीजिए, प्रकाशन वर्ष बोले तो 1904 ईस्वी। रस कलश किसकी रचना है? तो याद कर लीजिए, रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। रस कलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। उसके बाद ख वाला ऑप्शन है। ख वाला ऑप्शन क्या है? मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। भाई साहब मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? भारत भारती है, जयद्रथ वध है, या यशोधरा है, या साकेत है? तो मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्यात्मक जो कृति है यह कौन सी है? यह है साकेत। कौन सी है आपका? साकेत। साकेत कौन सी है? मैथिली शरणगुप्त की क्या है? महाकाव्यात्मक कृति है। महाकाव्यात्मक कृति किसकी है? साकेत है। किसकी साकेत है? यह है साकेत महाकाव्य कृति मैथिली शरणगुप्त की है, जिसका प्रकाशन वर्ष और कितने सर्ग थे अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। इसमें अगर कुल देखें तो इसमें कुल 12 सर्ग थे। कितने सर्गों की संख्या थी? कुल इसमें 12 सर्गों की संख्या थी। और इसका प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है? 1931 ईस्वी में साकेत का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तो प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है? सन 1931 ईस्वी। साकेत किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की है। कितने सर्ग थे? कुल टोटल 12 सर्ग थे। याद है ना? चले हम लोग आगे की ओर चलिए। उसके बाद ख वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ग क्वेश्चन है। ग क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। इसमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है? कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, चित्राधार, या इत्यलम? तो जयशंकर प्रसाद की कृति कौन कौन सी है? सबसे पहले अगर ये मालूम हो जाएगा तो आप बता देंगे कौन सी नहीं है। तो देखिएगा, सबसे हम पहले बात करेंगे कि प्रेम प्रतीक, प्रेम पथिक, ये किसकी है? यह जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। कानन कुसुम भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। चित्राधार भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। तब इसमें से कौन सी बची है? इत्यलम। तो इत्यलम भाई साहब जब जयशंकर प्रसाद की नहीं है तो भाई साहब किसकी है? तो इत्यलम जो है यह किसकी है? तो यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन किसकी है? अज्ञेय की। सीधा बताइएगा, अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय जी की कृति कौन सी है? इत्यलम है। बात समझ आ रही है? याद कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। कौन सी नहीं है? इत्यलम। इत्यलम किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय जी की है। तो इसमें से कौन कौन सी है? कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, ये तीनों किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। कौन सी नहीं है? इत्यलम। ये किसकी नहीं है? ये जयशंकर प्रसाद की नहीं, तो किसकी भाई साहब?
अज्ञेय की है। घ वाला क्वेश्चन है, घ वाला क्वेश्चन क्या है? सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? आपको बताना है। कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा या स्वर्ण किरण। तो किस पर मिला था? तो घ का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, लोकायतन पर मिला था। कब मिला था? सन 1965 ईस्वी मिला था। कब मिला था? लोकायतन पर सन 1965 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। अंगा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन कौन सी है? लहर, उर्वशी, गुंजन या हरी घास पर क्षण भर। क्या है? हरी घास पर क्षण भर। तो राइट आंसर हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर। किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है। क्या है? काव्य संकलन है। तो लहर किसका काव्य संकलन है? जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। लिख लीजिए, छाप लीजिए। गुंजन किसका है भाई साहब? रामधारी सिंह दिनकर का है। नहीं, सुमित्रानंदन पंत का है। किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। उर्वशी किसकी है? उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। ये उर्वशी किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा गद्यांश। आपको बहुविकल्पी बता दिया, अब यहाँ पे गद्यांश है। गद्यांश देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। भूमि अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह क्या है? निर्मूल है। हर एक क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा हुआ है। याद रखिएगा इस चीज को। आप लोग बहुत गलती करते हैं, आप लोग बहुत गलती करते हैं और यही गलती आपको नहीं करना, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर आपका इसी में छिपा हुआ है। इसी को पढ़ लेंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर मिलता चला जाएगा। ठीक है ना? फिर यहाँ पे है राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। किसका आवश्यक धर्म है? हम मनुष्य जात का जो इस पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं, इसका आवश्यक धर्म है कि पृथ्वी के बारे में सोचे, जाने और समझें और इसकी रक्षा करें। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसका क का आंसर हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे है। भूमि का निर्माण किसने किया है, यह कब से है? तो भाई साहब छाप लीजिए इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग छाप लीजिए। कहाँ छापना है? देखिएगा, इसका आंसर आपका यहीं पे है। इसका आंसर कहाँ पे है? यहीं पे है। कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे पहला का लगा रहा हूँ आंसर। देखिएगा क्या यहाँ पे, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। भूमि का निर्माण किसने किया भाई साहब? देवों ने किया है। भूमि का निर्माण किसने किया है? देवों ने किया है। यह कब से है? तो यह अनंत काल से है। देख लिख लीजिए, इसका आंसर यही है। भूमि का निर्माण किसने किया है? देवों ने किया है। यह अनंत काल से है। पहला का आंसर यही हो गया। उसके बाद सेकंड वाला हो गया, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? देखिए यहाँ पे ख का आंसर यहाँ पे लिख रहा हूं, नोट कर लीजिए। ख का आंसर आपका यहीं पे, देखिए पढ़ के ही आंसर मिलेगा। ख का आंसर यहाँ पे, यहाँ वाला ख वाला है। ख वाला देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। क्वेश्चन पूछा गया था कि यह पृथ्वी किसकी जननी है? तो यह पृथ्वी
सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। भाई साहब क्वेश्चन का आंसर एकदम झमाझम देंगे आप लोग, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे है ग है पार्थिव और आद्योपांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखवा दे रहे हैं कि पार्थिव का मतलब क्या होता है। तो पार्थिव का मतलब लिख लीजिए आप लोग। पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंध रखने वाला। क्या है? पृथ्वी से संबंध रखने वाला। पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। और आद्योपांत मतलब क्या होता है? आद्योपांत का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका शुरू से अंत तक। क्या है? शुरू से अंत तक। क्या है? शुरू से अंत तक। अंत तक का मतलब क्या होता है? आद्योपांत का मतलब होता है। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहां से कहां तक? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय विचारधाराओं का पल्लवित अंकुरित होगा। तो इसको अपने से लिख सकते हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर आप लोग लिख दीजिएगा, काम खत्म। इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, इसी को घुमा फिरा के छाप दीजिएगा, आपको 2 में से 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो भाई साहब पाठ का शीर्षक कौन है? तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र का स्वरूप है। और लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। छाप लीजिए भाई साहब। छापने वाले क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे मिलने वाली नहीं है, इसलिए भाई साहब शेयर कर दीजिए फटाक से अपने दोस्तों के साथ। मैं फुल पेपर सोल्यूशन करवा रहा हूं भाई साहब। ये पेपर आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही खतरनाक पेपर है, बहुत ही खतरनाक पेपर है, आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है ना, अगर तैयार नहीं किए हैं तो। चलिए, अथवा में आप उसको हल कर सकते हैं। अथवा में यहाँ पे दिया गया है, अथवा में आप या फिर इसको कर सकते हैं। क्या दिया गया है? महात्मा बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतरण भी है। कैसा माधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ और त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी, इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए और शाक्त भी बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्परायण योगश्च भोगश्च कथश्च एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। तो यहाँ पे क्या है? ये पूरा का पूरा आपका क्या है? आपका भाई साहब ये पूरा का पूरा क्या है? आपका गद्यांश में थोड़ा इरेज कर दूं ताकि आपको क्वेश्चन को आंसर देने में कोई दिक्कत ना आए और अच्छे समझ में आए। जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए, इरेज हो गया। अब देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद क्या किया? तो भगवान बुद्ध ने, राइट आंसर छापिए, भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी कर दी। क्या खड़ी कर दी? वैरागियों की पलटन खड़ी कर दी। क्लियर है? उसके बाद का क्वेश्चन है यहाँ पे, बोधिसत्वों का शिरोमणि कौन है? बोधिसत्वों का शिरोमणि कौन है? बोधिसत्वों का शिरोमणि कौन है? तो बोधिसत्वों का शिरोमणि जो है वो है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे बोधिसत्वों का शिरोमणि जो है यह यक्षों के वज्र प्राणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे। यानी कि आप कह सकते हैं, सीधा इसका आंसर दे सकते हैं, क्या देंगे आप लोग कि वह बोधिसत्वों का शिरोमणि यक्षों के वज्र प्राणी नामक देवता बन गए। क्या बन गए? बोधिसत्वों के शिरोमणि यक्षों के वज्र प्राणी नामक देवता बन गए। यहां से यहां तक इसका आंसर यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे है बोधिसत्व तथा अभिसार का अर्थ बताइए। यानी कि बोधिसत्व का मतलब क्या होता है और अभिसार का मतलब क्या होता है? तो बोधिसत्व का मतलब होता है शिक्षित। क्या होता है? बोधिसत्व का मतलब होता है शिक्षित।
शिक्षित मतलब क्या होता है, बोधिसत्व। और यहाँ पे अभिसार का मतलब रहता है आगे बढ़ना। क्या होता है, आगे बढ़ना। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से यहां तक आप रेखांकित अंश आप कर ही देंगे। 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि ये 10 नंबर का ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। उसके बाद है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। तो पाठ का जो शीर्षक है, ये पाठ का शीर्षक अशोक का फूल है। क्या है, अशोक का फूल है, अशोक का फूल है। और लेखक भाई साहब कौन है, अशोक के फूल के लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है, तो यह है इस गद्यांश के, यानी कि ये जो पाठ है अशोक के फूल के लेखक हैं। उसके बाद यहाँ पे पद्यांश है। अब ये पद्यांश भाई साहब आप लोग कर लीजिएगा, आपको हम दे रहे हैं क्योंकि ये पद्यांश दे रहे हैं। यहाँ देखिएगा, मेरे प्यारे नवजलद, इसको मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ये पद्यांश आपको करवा देंगे। उसके बाद जीवन परिचय। जीवन परिचय यहाँ पे वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो इनका जीवन परिचय मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। कवि का जीवन परिचय आप तैयार ही किए होंगे, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आज मैं काम करूंगा वासुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, इन तीनों का जीवन परिचय आपको एक वीडियो में खत्म कर देंगे। और फिर मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का आपको खत्म कर देंगे। उसके बाद पंचलाइट कहानी का सारांश या बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, जो कि आपका कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं पंचलाइट कहानी का सारांश। यहाँ पे क्या होता है कि एक गांव होता है, एक गांव है जो कि बिहार का गांव है ये, और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, और वो रामनवमी के मेले में घूमने जाते हैं। कहाँ पे घूमने जाते हैं, रामनवमी के मेले में घूमने जाते हैं। वहां से ये लोग पेट्रोमैक्स खरीद कर लेते आते हैं। क्या खरीद के आते हैं, पेट्रोमैक्स खरीद कर लेकर आते हैं। फिर पेट्रोमैक्स तो यार ले आ लेते हैं, लेकिन अब बात होती है कि पेट्रोमैक्स जलाएगा कौन। फिर ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसी जो इनका एक ग्रुप था, इसी ग्रुप में एक लड़का था, उसका नाम था गोधन। क्या था, गोधन नाम का एक लड़का था, जो कि मुनरी से बहुत प्रेम करता। भाई साहब मुनरी के लिए बहुत ही प्यार था उसके दिल में, बहुत ज्यादा प्रेम करता था बेचारा। लव स्टोरी थी इसकी। भाई साहब गोधन की लव कौन सी थी, मुनरी थी। मुनरी को हमेशा जाके जाके बोलता था, अब जानते हो क्या बोलता था, बेबी आपके लिए मैं गाना सुना रहा हूँ एकदम। और मुनरी सुनती थी, लेकिन मुनरी की माँ थी, क्या थी, गुलरी। कौन थी, गुलरी थी। अब गुलरी भाई साहब सुन ली कि भाई ये तो हमारी लड़की को गाना सुनाता है डेली डेली। फिर गुलरी जो थी गई, जो ग्रुप के मुखिया थे, प्रधान थे, उनसे शिकायत कर दी। गुलरी शिकायत कर दी कि मुनरी को लाइन मारता है। कौन मारता है, गोधन मारता है। और एक आध दिन अगर मुनरी को भगा ले जाएगा तो हमारी नाक कट जाएगी। गुलरी ऐसा किससे बोलती है, जाके बोलती है, किसे बोलती है, जो पंच थे उनसे बोलती है। तो भाई साहब वहां के जो प्रधान थे कहते हैं, गोधन इधर आ बेटा, तू निकल ले गाँव से, निकल ले। तो उसको खेद देते हैं, खेद मार पीट के उसको हटा देते हैं। भाई साहब तू निकल ले इधर से, गोधन को। अब देखिए ये पूरी स्टोरी है। अब भाई साहब पेट्रोमैक्स देखिए ये इतना बन गया स्टोरी, ऐसी लिखना जैसे मैं बता रहा हूं। अब देखिए, अब यहाँ पे एंट्री मारती है मुनरी, कहती है पेट्रोमैक्स मेरा लॉ, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है, गोधन, जला लेगा। और ये जानती थी मुनरी कि अगर गोधन आके पेट्रोमैक्स जला दिया तो 7 खून माफ, और खूब गाओ सलीम का गाना। बात समझ आ रहा है। तो फिर क्या होता है, तो ये जो मुनरी है यह बात बहुत चतुराई से पंचों तक पहुंचा देती है कि भाई साहब गोधन जो मेरा लवर था ना, जिसको आपने मार के गांव से निकाला था, वो पेट्रोमैक्स जला लेता है यार। और फिर भाई साहब वैसे भी कोई नहीं जला पाता था, क्योंकि बहुत पिछड़े गांव के थे वो लोग, और वहां पे ये बहुत बड़ी बात थी। पेट्रोमैक्स कहीं ना कहीं एक आविष्कार था, कह सकते हैं। अरे यार पेट्रोमैक्स है। हाँ, अनपढ़ थे, लेकिन गोधन भाई पढ़ा लिखा था। अब फिर गोधन आता है, मुनरी कहती है कि भाई साहब आई जा, अगर आप जलाई देगा तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए। फिर क्या होता है कि आता है पेट्रोमैक्स गोधन जला देता है। जब भाई साहब गोधन पेट्रोमैक्स जला देता है ना, उसके बाद गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और खूब भजन कीर्तन करते हैं। और फिर गुलरी भी खुश जाती है, भाई साहब ऐसा दामाद कहाँ मिलेगा पढ़ा लिखा है, काम करो मुनरी से इसकी शादी करवा देते हैं, भाई साहब तुम खूब एंजॉय करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर पंचों ने गोधन को माफ कर दिया और कहा कि 7 खून माफ, तेरे 7 खून माफ, खूब गाओ सलीम का गाना। ठीक है ना, क्योंकि सलीम भी अनारकली से बहुत प्रेम करता था। दोनों को दीवार में
चुरमा दिया गया था, आई थिंक, जो भी स्टोरी हो मुझे नहीं पता, आप लोग जाके देख सकते हैं, पढ़े होंगे। यही बस पेट्रोमैक्स की कहानी है। अब बात आती है बहादुर की कहानी। अब बहादुर कहानी क्या है? बहादुर कहानी मैं ऐसे ही सुना दूंगा, टेंशन है, सुन के आप लोग याद हो जाएगा। याद हुआ कि नहीं कमेंट कर दीजिए। अगर ये कहानी बहादुर वाली आपको, ये पंचलाइट वाली याद हो गई होगी, तो अब हम आपको बहादुर कहानी सुनाना से स्टार्ट कर। देखिए बहादुर कहानी ना, एक नेपाल का लड़का था, नेपाल का लड़का था, और यह आई थिंक बहादुर जो है ये फरिश्तनाथ रेणु के द्वारा लिखित गई एक कहानी है, बहादुर की कहानी। एक सेकंड थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्योंकि दिमाग से निकल रहा है। हाँ नहीं, पंचलाइट जो है ये फरिश्तनाथ रेणु था, और अमरकांत के द्वारा कौन सी लिखी गई थी? बहादुर की कहानी। तो बहादुर एक नेपाल का बहुत ही एक गरीब लड़का था, और इसकी माँ बहादुर को बहुत ही प्रताड़ित करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि बहादुर यार अपनी माँ की इस प्रताड़ना से, यानी कि मारपीट से तंग आ गए, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखना है। तंग आकर नेपाल छोड़कर शहर भाग आता है, और जब यहाँ पर आता है तो अमरकांत जी की जो पत्नी थी, ठीक है ना, अमरकांत की पत्नी थी उर्मिला, और उर्मिला जो है वो नौकर रखना चाहती थी, क्योंकि वो जब अपने रिश्तेदार में जाती थी तो वहां पे देखते थे यार नौकर चाकर काम करते रहते थे। तो उर्मिला के भी मन में आया यार कहीं ना कहीं हम भी यार नौकर चाकर रख लेते हैं, काहे के लिए इतना हम परेशान होंगे, और वो आके हमारा हाथ उत बटाएगा, काम हम करेगा यार, सुकून से आए, आराम से सोएंगे, कोई टेंशन नहीं है, व्हाट्सएप फेसबुक चलाएंगे, एकदम एंजॉय करेंगे, टीवी देखेंगे, मनोरंजन करेंगे, अपना वो काम करेगा। तो फिर भाई साहब उसको बहादुर को नौकर के रूप में उर्मिला जो कि लेखक की पत्नी है वो रख लेती हैं। फिर बहादुर से शुरू में बहुत अच्छे से वो बातचीत करती थी, बहुत प्रेम से उसको काम करवाती थी उससे। बाद में क्या हुआ भाई साहब, गाली गलौज मार पीट, आप जानते हैं कि रोज रोज धीरे धीरे भाई साहब उसको शुरू में प्यार दिया गया, बाद में उसको तमाचा मारा गया, गाली दिया गया, लात मारे गए, घूसे मारे गए, बेचारा थक गया, कहा कि भाई साहब ये लोग हमें तो शुरू में जॉब के नाम पर रख लिए और बहुत अच्छे से इन्होंने ट्रीट किया, अब हमें अंत में लात घूसे मार रहे हैं। तो भाई साहब वो छोड़ के भाग जाता है। जब बहादुर घर को छोड़ के चला जाता है तो अब उर्मिला भाई साहब पछताने लगी, अरे काश हम न मारे होते तो बेचारा आज हमारा काम करता। भाई साहब अब ये लोग आराम के आदी बन चुके थे, क्योंकि भाई साहब जिसको अगर डेली काम करने के लिए एक लड़का मिल जाए, हाँ, तो भाई साहब तो वो तो कह सकते हैं आराम के आदी बन ही जाएंगे। अब फिर उर्मिला हारे लगिन पछताए, कहेंगे अरे बेचारा न भागा हो तो हमारा काम हो जाते। तो ये तो गलत किया ना भाई साहब, आपने सबसे पहले उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया और फिर बाद में पछता रहे हो। तो यही एक बहादुर की कहानी, काम खत्म यार, ऐसे लिख देना है। अब ध्रुव यात्रा, ये तो लाइव स्टोरी है कि वो जाता है ध्रुव यात्रा पर, इसको कभी बाद में समझा देंगे अगले वीडियो में, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए ये हो गया। उसके बाद खंड काव्य आता है। अब ये 10 नंबर तो आपको पक्का हो गया, 5 नंबर हमें आशा करते हैं कि हम आप 5 नंबर पंचलाइट कहानी सारांश वाला छाप कराएंगे। इतना अच्छे से भाई साहब मैं समझाया हूं कि आपको छाप कराना है अगर सुने होंगे तो। अब आता है खंड काव्य। तो खंड काव्य जो है यह आपका 5 नंबर का आता है, और यह आपके जिले के अकॉर्डिंग आता है। जैसे मुक्ति यज्ञ का सत्य की जीत पर, ये अपने अकॉर्डिंग आप देखकर किताब से याद कर लीजिएगा। रश्मि रथी, आलोक वृत्त खंड काव्य वाला आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण ये मैं करवा दिया। त्यागपत्री और श्रवण कुमार, ये जितने और बच्चे हैं मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिए। एक तो हो ही गया, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, 5 बच्चे ये मैं करवा दूंगा। संस्कृत वाला कर लीजिएगा, संस्कृत में करवाऊंगा तो आपका थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा, तो इसको आप कर लीजिएगा। इसका मैं आपको ये बता दे रहा हूं, जैसे इसका संदर्भ क्या होगा, तो आप संस्कृत वाले लिख लीजिए। संदर्भ इसका हो जाएगा प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्वम नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसमें संस्कृत भाषाओं की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। प्रिय महामना मालवीय से किया, तो इसको आप कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। 9वां वाला क्वेश्चन है, मुहावरा करवा देते हैं आपका, जो कि आपका 2 नंबर का मुहावरा आएगा। क्या नंबर आएगा? 2 नंबर का मुहावरा आएगा। मुहावरा और लुक्तियां कितने नंबर का आएगा आपका? 2 नंबर का आएगा। अध जल गगरी छलकत जाए, यानी कि सीमित ज्ञान होने पर अधिक ज्ञानी का होने का आडंबर करना। मतलब उसको सीमित ज्ञान है, लेकिन उसको सीमित ज्ञान है, यानी सीमित ज्ञान होकर अधिक ज्ञान होने का आडंबर करना। आडंबर मतलब कि कम ज्ञान है, लेकिन वो दिखा रहा है कि मुझे बहुत अधिक ज्ञान है। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे?
विषय के बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, यानी राम को विषय के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। श्याम नहीं, राम को जानकारी है, आप समझ चलते हैं। मान लीजिए मैं हूं, मैं शिवम को विषय के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, पर बड़े विद्वान के सम्मेलन में मैं बार बार बोलने जाता हूं, अर्थात कह सकते हैं अध जल गगरी छलकत जाए, बस इसका वाक्य प्रयोग है। उसके बाद कलई खुलना, क्या यहाँ पे कलई खुलना यानी कि भेद प्रकट होना। अब भेद प्रकट होना इसका क्या है, इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे, इस घोटाले में गहन सीबीआई छानबीन के बाद मंत्री जी की कलई खुल गई, यानी कि भेद खुल गई। उसके बाद पानी पानी होना यानी कि लज्जित होना, शर्मसार होना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, अपने ही घर में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर शिवम यानी कि मैं लज्जित हो गया। ठीक है ना, काम खत्म। उसके बाद है का आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना। राम यानी कि राम कह सकते मैं, राम को ना ले, हम अपने आप को ले लेते हैं। मैं पुस्तक खरीद कर पढ़ने के बाद उसे पुनः उसी दामों पर बेच लेता हूं और हमारा काम भी हो जाता है और पुस्तक भी बिक जाती है, अर्थात कह सकते हैं आम के दाम गुठलियों के दाम। उसके बाद संधि विच्छेद है, यहाँ पे कविंद्र का संधि विच्छेद है, जो कविंद्र है इसका संधि विच्छेद क्या है, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र और कवि धन इंद्र। तो कविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, छाप डालिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका सी होगा, वो क्या आपका कवि धन इंद्र हो जाएगा, सब वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, कविंद्र का संधि विच्छेद। उसके बाद है देवेशः, देवेशः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, यहाँ के देवधन ईसह, देवेशः का संधि विच्छेद हो जाएगा। नाविका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नाविका का हो जाएगा आपका नौधन ईकः, नौधन ईकः किसका हो जाएगा, नाविका का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ख वाला है, विभक्ति और वचन के अनुसार यहाँ पे सही चयन करना है, विभक्ति और वचन का सही चुनाव करके यहाँ पे उत्तर देना है। क्या यहाँ पे आत्मनोह शब्द में विभक्ति और वचन है, जो आत्मनोह शब्द है यहाँ पे विभक्ति और वचन कौन सी है, तो आत्मनोह में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो याद कर लीजिए, आत्मनोह में चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। कौन सी है, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है, किसमें है, सॉरी यहाँ पे चतुर्थी, सॉरी आत्मनोह में कौन सी, यहाँ पे आत्मनोह में जो है यहाँ पे वो है आपकी षष्ठी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन किसमें है, आत्मनोह में है। आत्मनोह में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, कौन सा वचन है, द्विवचन है। नामने में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो नामने में आपका चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। आत्मनोह में षष्ठी विभक्ति द्विवचन, नामने में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। उसके बाद यहाँ पे सही शब्द युग्मों का आपको चयन करना है, सही निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। अविराम अभिराम, क्या यहाँ पे अविराम और अभिराम, अविराम मतलब क्या होता है, लगातार होता है, अभिराम मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। अविराम मतलब लगातार, अभिराम मतलब सुंदर होता है। राइट आंसर आपका सब वाला हो जाएगा। जलद और जलधि, जलद और जलधि का क्या हो जाएगा, जलद मतलब होता है बादल, जलद मतलब क्या होता है, बादल होता है। जलधि मतलब क्या होता है, समुद्र होता है। जलधि मतलब क्या होता है आपका, समुद्र होता है। उसके बाद यहाँ पे है ख वाला है, इसमें से एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। दल का लिख लीजिए, दल का क्या क्या होता है, तो दल का होता है संगठन, क्या होता है, संगठन होता है, क्या होता है, संगठन। या फिर और दल का दलपुंज, बायोलॉजी पढ़ेंगे दलपुंज, तो ये पौधे का छोटा कमल पत्ता होता है, पौधे का छोटा कमल पत्ता भी हम लोग क्या कहते हैं, दल कहते हैं, दलपुंज इसको नाम दे सकते हैं। दाम का क्या होता है, दाम का लिख लीजिए, कीमत होता है, क्या होता है, कीमत होता है। और क्या होता है, जाल, और क्या होता है, बंधन, बंधन। और क्या होता है आपका, फंदा, फंदा किसका होता है, दाम का होता है। मित्र का क्या होता है, सखा होता है, क्या होता है, सखा होता है। और क्या होता है, सहचर होता है, क्या होता है, सहचर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है भाई साहब, उसको क्या कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं हम लोग, नास्तिक कहते हैं। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। क्लियर है।
जो गलत कार्य के लिए हट करे उसे क्या कहते हैं, जो गलत कार्य के लिए हट करे उसे हम लोग कहते हैं दुराग्राही। क्या कहते हैं, दुराग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, दुराग्राही कहते हैं। चलिए ये हो गया। उसके बाद घ क्वेश्चन, यहाँ पे घ क्वेश्चन क्या देख लीजिए, आपको दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यह पद्यांश नौका विहार कविता से संग्रहित है। यह पद्यांश नौका विहार कविता से संग्रहित है। तो यहाँ पे जो से है, यहाँ पे क्या कर देंगे आप लोग, में कर दीजिएगा। कहाँ पर, से के स्थान पे आप लोग में कर दीजिएगा। यानी कि यह पद्यांश नौका विहार कविता में संग्रहित है। क्लियर है। क्या मेरा तौलिया सूख गया, क्या मेरा तौलिया सूख गया, क्या मेरा तौलिया सूख गया। तो यहां पर क्या होगा, तो ये इसका हो जाएगा क्या मेरी तौलिया सूख गई, क्या मेरी तौलिया सूख गई। तो यहां पे मेरा के स्थान पे री कर देंगे और गया के स्थान पे ये कर देंगे। क्या मेरी तौलिया सूख गई। क्या तुम मेरे से मत बोलो, तुम मेरे से मत बोलो। तो तुम मुझसे मत बोलो, यहाँ क्या हो जाएगा, मेरे से क्या हो जाएगा, तुम मुझसे लिख दीजिएगा, तुम मुझसे मत बोलो। निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए। क्या हो जाएगा, निरपराध। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, क्या कर देंगे, हटा देंगे, काम खत्म, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद 12 का है रस छंद अलंकार। ये तो भाई साहब अगले वीडियो में बता दूंगा, समझा दूंगा अच्छे तरीके से। और फिर यहाँ पे है आपका आवेदन पत्र, उसके बाद निबंध लेखन, ये मैं करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन को लगभग 50 से 70 अंक मैं आपको सॉल्व करवा दिया हूँ इस वीडियो में। आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी फुल पेपर में सोल्यूशन करवाता चला जाऊंगा। हो सकेगा मैं जो बचे हुए क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिएगा, पूरा मैं सॉल्व करवा दूंगा। जो क्वेश्चन बता रहे हैं पढ़ते चले जाइएगा, इससे बार आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 16 फरवरी को छापना है, उसके बाद भी छपवाना है। क्लियर है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।